नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर चैप्टर 5 के लिए लास्ट लेक्चर है। आई होप आप लोगों को चैप्टर 5 अच्छे से समझ में आ गया है। रिमेनिंग एक्सरसाइज पार्ट 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 से हमें स्टार्ट करना था। लास्ट टाइम हमने बोला था कि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। बॉडी ऑफ मास 0.4 kg, ठीक है, इज मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ u at 10 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ। मतलब बॉडी ऐसे जा रही है and is subjected to a constant force of 8 Newton. Force उसका कितना है? 8 Newton. Directed towards southward. समझ में आया? देखो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से समझो बेटा। कोई बॉडी ऊपर जा रही है बट आप उसको फोर्स नीचे लगा रहे हो। बॉडी के यू इस साइड है बट फोर्स इस साइड है, तो क्या होगा? डिसलेरेशन होगा ना, मतलब आप आगे जा रहे हो बट कोई आपको पीछे धक्का दे रहा है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें -5 25 सेकंड पे उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखो, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के कारण क्या लगेगा? एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये फोर्स 8 न्यूटन क्या होगा? -8 न्यूटन होगा, +8 नहीं होगा बिकॉज रिटार्डिंग फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, -8/0.4 -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब एक्सेलरेशन लग रहा है, आपको पोजीशन फाइंड करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। सबसे पहले एट t इज इक्वल टू -5 सेकंड की बात चल रही है, तो s इज इक्वल टू u कितना है? 10, t कितना है? -5 प्लस हाफ। अब बोलोगे t कैसे नेगेटिव होता है? देखो, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। टी इज इक्वल टू -5, मतलब जैसे देखो 10 बजे आपको स्टार्ट करना है तो 10 बज के 5 मिनट कम, तो वो -5 हो गया। रियलिटी में कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं होता, बट यहाँ पे तो सिर्फ आपको ऐसे बताने के लिए, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है कि भाई यहाँ पे टी कभी नेगेटिव नहीं होगा, बट वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उससे पीछे है इसलिए। ओके, प्लस हाफ, ए की जगह पे -20 और टी की जगह -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया -50। ए क्या होगा तब? ए -20 होगा। ए तो 0 होगा। हमारा फोर्स लगाना स्टार्ट कहाँ पे किया? फोर्स लगाना स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0 पे, तो उससे पहले तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब 0 हो गया। तो +0 मतलब वो कितना पीछे था? तो मान लो ये स्टार्टिंग 0 है, तो वो -50 मीटर पीछे था। यहाँ पे +50 और +100 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 है, उससे फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो उससे पहले तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था ना, इसलिए देखो तब एक्सेलरेशन 0। डन। आगे बढ़े। सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है। सेकंड पार्ट फाइंड करना है t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे? 25 सेकंड पे। तो s इज इक्वल टू u कितना है हमारे पास? u है 10, t है 25 प्लस हाफ, a है -20 और t है 25 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 250। ये कट हो जाएगा -10। 25 का स्क्वायर 625 इंटू -10 -6250। तो s इज इक्वल टू -6000 मीटर। s इज इक्वल टू -6 किलोमीटर। मतलब t इज इक्वल टू 25 पे, ये इसको मैं नॉर्थ डायरेक्शन मान रहा हूँ, इसको मैं साउथ डायरेक्शन मान रहा हूँ। आपकी वेलोसिटी इस साइड है बट आपका फोर्स इस साइड लग रहा है, तो आप कितने पीछे चले गए? -6 किलोमीटर पीछे चले गए। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। अब समझ में आया क्या बात चल रही है? क्योंकि अगर आप पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारोगे तो कार तो पीछे के साइड ही जाएगी, रिवर्स में जा रही है। तीसरा, एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। अब है ना, यहाँ पे दो चीज है। अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो क्वेश्चन में बोला है कि फोर्स कितने तक लगा रहे हैं? 30 सेकंड तक लगा रहे हैं। तो इसकी पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे पता है? इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कहाँ पे? एक तो 0 से 30, दूसरा 30 से 100। 0 से 30 तक एक्सेलरेशन लग रहा है, 30 से 100 तक एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। बराबर है, एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा।
एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो सबसे पहले मैं इसको S1 नाम ले लेता हूँ। ठीक है, S1 फॉर व्हाट? फॉर अप टू 30 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू आपका क्या है 10, टी है 30 प्लस हाफ ए आपका कितना है? ए है आपका -20 और टी है आपका 30 का स्क्वायर। तो ये हो गया 300, ये कट कर दोगे तो ये हो गया -10, तो ये हो गया आपका -9000। तो कितना हो जाएगा? -8700 मीटर। अब जो दूसरा 30 से 100 सेकंड है वहां पे तो एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, तो इतना लिख लीजिए, फिर दूसरा वो फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर 30 टू 100 सेकंड, मतलब तब हमारा टाइम कितना होगा? दैट इज t इज इक्वल टू 70 सेकंड तक एक भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। क्यों एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है? फोर्स कितने तक लग रहा था? 30 सेकंड तक, तो उसको मैं S2 मानता हूँ। u कितना है हमारा 10, t कितना है? u तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा 70 सेकंड तक। अब आपको समझना है कि गाड़ी आप आगे चला रहे हो, t इज इक्वल टू 30 सेकंड तक आपने चलाई। अब यहाँ पे से जो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी ना, वही वेलोसिटी कितने तक रहेगी? t इज इक्वल टू 100 सेकंड तक रहेगी। इस सब में है वेलोसिटी सेम रहेगी। तो v का फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बराबर है u कितना होगा? u बताओ। v इज इक्वल टू यू है 10 प्लस a कितना है? -20 और t है 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -590 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ से अब ये थ्रू आउट द जर्नी 70 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी ये रहेगी। तो देयरफॉर S2 इज इक्वल टू u, दैट इज -590 इंटू t कितना? 70 प्लस हाफ, ये तो है ही नहीं 0, और t कितना है? 70 का स्क्वायर, तो ये लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। S2 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -41,300 मीटर आएगा। देयरफॉर फाइनल पोजीशन कितनी होगी? फाइनल पोजीशन होगी S1 प्लस S2, मतलब -6700 प्लस -41,300। अगर आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? -50,000 मीटर, मतलब -5 किलोमीटर। 50 -50 किलोमीटर ये पोजीशन रहेगी 70 सेकंड। क्लियर हो गया? अगर ना पता चला हो तो एक बार वापस रिवाइज करिएगा वीडियो को, 110% क्लियर हो जाएगा पक्का बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, रीड करो क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, a truck starts from a rest, accelerates uniformly at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at t is equal to 10 सेकंड। मतलब यहाँ पे ट्रक है, ठीक है। a stone is dropped by a person standing on the top, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। ओके, ये बंदा खड़ा है। अभी 10 सेकंड्स के बाद ये ट्रक जब यहाँ पे पहुंच जाएगी, ये बंदा तो ऊपर ही खड़ा रहेगा। यहाँ से वो क्या कर रहा है? एक स्टोन, अपने हाथ में एक स्टोन को फेंक रहा है। ठीक है, एक स्टोन को फेंक रहा है। कितने मीटर ऊपर? 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट आर द वेलोसिटी? ये कब फेंक रहा है? t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे। हमें फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 11 सेकंड, स्टोन जो है इसका वेलोसिटी कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो फाइंड करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया इतना? एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इज इक्वल टू 11 सेकंड्स। डन? यहाँ तक किसी को डाउट बेटा? क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो अब इसको समझते हैं। दिमाग में फिट हो गया कौन सा बंदा कहाँ पे खड़ा है और कैसे फाइंड करना है? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपके पास इनिशियली ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, इसलिए u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t इज इक्वल टू 10 सेकंड है, बराबर है। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या होगा? u प्लस 80, 0 प्लस 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ओके, सबसे पहले तो हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
कितना होगा वी एक्स, वो वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्यों? बिकॉज आपका फोर्स ऑफ, जब भी आप स्टोन को नीचे फेंकोगे तो ओनली जो फोर्स उस पर एक्ट करेगा वो है ग्रेविटी, दैट इज वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ भी एक्ट नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ भी एक्ट नहीं करेगा, तो जो ओरिजिनल वेलोसिटी रहेगी वही उसकी रहेगी। तो इसलिए तो हमने वो फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ, वी एक्स इज इक्वल टू वी इज इक्वल 20 मीटर सेकंड लिख रहा हूँ बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट acceleration on horizontal component is zero, that's ओके। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, वहां पे u इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वर्टिकल कंपोनेंट कितनी देर लगेगा पता है? 11 माइनस 10, 1 सेकंड तक ही लगेगा। क्यों? बिकॉज 10 सेकंड तक तो वो बंदा पकड़ के बैठा है। अब 10 सेकंड तक वो पकड़ के ही बैठा है, एट 10 सेकंड उसने वो ड्रॉप किया, और एट टी इज इक्वल टू 11 सेकंड हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच में कितना सेकंड उसने ट्रैवल किया? 1 सेकंड तक ट्रैवल किया। समझ रहे हो? स्टोन ने वर्टिकल डायरेक्शन कितने सेकंड तक ट्रैवल किया? 1 सेकंड तक। आप सोच रहे होगे कि सर आपने ये क्यों फाइंड किया? तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसका है ही नहीं, तो जो उसकी स्पीड 10 पे होगी वही 11 पे होगी, वही 12 पे होगी, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल में देखा ना, ये भी स्टोन प्रोजेक्टाइल की तरह होगा। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी, सब जगह पे हॉरिजॉन्टल की स्पीड क्या होगी? सेम होगी, वही है। समझ में आ गया? इसलिए हमने अभी वर्टिकल फाइंड करना है। वर्टिकल इज इक्वल टू, बताओ v इज इक्वल टू क्या होगा? u की जगह पे 0, g की जगह पे कितना आएगा? 10 इंटू टी। नीचे है इसलिए प्लस लेंगे, ऊपर जाता तो नेगेटिव लेते जी 10। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। कितना क्लियर हो गया बेटा? पक्का? लिख लीजिए जल्दी से, इसको हम वी वाई मान लेते हैं। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल 90 है इसलिए रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा? रूट 500। तो रूट 500 किसका होता है? उसका आंसर 22.36 मीटर पर सेकंड आएगा। अब एंगल कितना बना रहा है ये देख लो, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट वी आर, ये उसका रिजल्टेंट वी। इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। तो 10 बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? अपोजिट वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई कितना है आपके पास? 10/20, दैट इज 0.5। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 0.5 विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, और हमें हम बी फाइंड करना है। बी क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। ओके, तो हमें तो पता है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन होल एंड सोल किसके कारण होता है? ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। और कुछ क्योंकि क्वेश्चन बोला नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन डन, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन है। तो ए कितना हो जाएगा? ओनली वर्टिकल एक्सेलरेशन, दैट इज नीचे ड्यू टू ग्रेविटी। बात होगी खत्म। पक्का? किसी को भी कुछ डाउट बेटा? ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, 12th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया। क्या दिया? अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 मीटर। ये सुनिए, ये कितना है बेटा? 2 मीटर है, ठीक है। इसका मास कितना है? 0.1 kg है। क्लियर हो गया? ओके, मास का हमें कोई लेना देना नहीं, इसलिए अभी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 मीटर द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन बोलते हैं, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। इधर उसकी स्पीड कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड।
व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को बीच में से कट कर देंगे, यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, कब? when the bob is at one of its extreme position, one of its extreme position मतलब उसको यहाँ तक खींच जाएंगे फिर छोड़ देंगे तो उसका एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। अब ये होगी उसकी, ये उसकी कौन सी पोजीशन है बेटा? मीन पोजीशन है। और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब आपने अगर पेंडुलम देखा होगा तो ऐसे ये एक्सट्रीम पोजीशन, उसके बाद वो वापस इस साइड आएगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? हमेशा जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब उसको अब इस पोजीशन पे काट देंगे तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी? तो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन v is equal to 0. So if we cut the string, only gravity acts downward, hence bob will fall vertically downward, सीधा नीचे गिर जाएगा क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है और उसको आप काट दो तो सीधा नीचे ही गिरेगा, लॉजिकल बात है। अब बात करते हैं हम बी की। अब बी देखो क्या है, एट इट्स मीन पोजीशन। अब देखो वापस यहाँ पे आके इस डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर काट रहा है, तो क्या वो सीधा नीचे गिरेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसका क्या है बेटा? एक्सेलरेशन है। एट मीन पोजीशन it has u is equal to 1 meter per second and gravity acts downward, तो वो कैसे कैसे एक्ट करेगा पता है? अगर आपने उसको यहाँ से काट दिया तो वो सीधा ऐसे गिरेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, उसका वेलोसिटी है तो वो सीधा ऐसे। और वो कौन सा पाथ दिख रहा है आपको बेटा? ये कौन सा पाथ दिख रहा है आपको? इट विल फॉलो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। समझ में आ गया बेटा? पक्का? श्योर? ओके आगे बढ़े, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो बेटा लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, रीड करो तो क्या दिया हुआ है। अ मैन ऑफ मास 70 केजी, man of mass 70 kg weighing on a weighing scale in a lift which is moving upward। अब देखो सबसे पहला लिफ्ट इज मूविंग, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अपवर्ड with a uniform speed of 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो देयरफॉर आपका जो, अगर देखो ये लिफ्ट है, बंदा ऊपर जा रहा है तो वेट नीचे एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और सिंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो लगेगा ही नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो आर इज इक्वल टू क्या लगेगा? mg। ओके क्लियर हो गया? हमें क्या फाइंड करना है? which is moving upward, what would be the reading on the scale in each case। हर एक स्केल मतलब वो जो आपका वो जो वेइंग मशीन है वो mg, m कितना होगा? 70, g कितना होगा? 10, तो कितना होगा? 700 न्यूटन। क्लियर हो गया? पक्का? अब दूसरा केस क्या है? डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, पहले इतना लिख लीजिए फिर देखते हैं आगे। ओके सेकंड केस है डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब लिफ्ट नीचे जा रही है, mg नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, r ऊपर है, कौन बड़ा होगा? mg बड़ा होगा, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? mg माइनस r इज इक्वल टू ma। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो r हमें फाइंड करना है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वही बताएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वही वो स्केल का रीडिंग बताएगा, तो r इस साइड, तो क्या लिख सकता हूँ? mg माइनस ma। अगर आपको याद हो तो ये डायग्राम बनाने की और ये फॉर्मूला सीधा पुट कर सकते हो, तो r की वैल्यू m कितना है? 70, g 10 माइनस a 5, तो 70 इंटू 5 कितना दिखाएगा? 350। थर्ड क्या बोला है? अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब ऊपर जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है तो चेक कर लो, r ऊपर
mg नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर। अब कौन ज्यादा होगा? r ज्यादा होगा। तो r माइनस mg इज इक्वल टू m। जो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वो फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर मूवमेंट हो रहा है r ज्यादा। ओके, तो r ऊपर माइनस mg इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन m है। तो r इज इक्वल टू क्या होगा? mg प्लस ma। वो तो आपने देखा भी होगा, कभी ऊपर जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि भाई नीचे कुछ हमें खींच रहा है। तो r इज इक्वल टू m कॉमन g प्लस a। m की वैल्यू 70 है, g की वैल्यू है 10 प्लस 5, 10 इंटू 5, 10 प्लस 5 15 इंटू 70, 1050 न्यूटन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा। अगर उसका फोर्थ पार्ट आप रीड करो, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड। फेल्ड मतलब लिफ्ट अचानक से फेल हो गई और गिर रही है, गिर रही है। और वो भी क्या लिखा हुआ है? डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो लास्ट केस डी, अंडर फ्री फॉल। आपको पता है अंडर फ्री फॉल ए और जी दोनों एक होते हैं। तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आर इज इक्वल टू एम ए माइनस ए। आर इज इक्वल टू क्या बताएगा? 0। बात हो गई खत्म। हमने सारे पढ़े, इसलिए मैंने आपको लिफ्ट वाला पढ़ाया था। समझ रहे हो? इसलिए मैंने आपको लिफ्ट वाला पहले से ही पढ़ा दिया था। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट फिगर दिख रहा है आपको? फिगर shows the position time graph of a particle of mass 4 kg. What is the force on particle? हम सबसे पहले A, force on particle at t less than 0। t less than 0 मतलब यहाँ पे, अभी t less than 0 मतलब यहाँ पे उसका कोई मोशन ही नहीं है। There is no displacement, no displacement, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो उसने कोई डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं किया, तो फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा? देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 0। कोई आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो बट वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई उसमें कितना फोर्स लगा? हम नहीं बता सकते ना। तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स होगा ही नहीं। दूसरा, दूसरा क्या? फॉर 0 से लेके 4 सेकंड। आप बोलोगे टी इक्वल टू 4 है तो लाइन बाय लाइन जाते हैं, पहले 0 से कम, फिर 0 से 4 सेकंड तक। अब देखो 0 से 4 सेकंड तक मतलब ये ग्राफ, 0 से 4 सेकंड तक मतलब आप देख सकते हो ना ग्राफ ओ ए, ये वाला ग्राफ दिख रहा है। अब यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, तो देयरफॉर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एक्स बाय टी। कितना? फाइनल पोजीशन ये है, यहाँ पे उसका पोजीशन कितना है? 3 माइनस 0, और टाइम कितना है? 4 माइनस 0। पता है ना वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला? डेल एक्स बाय डेल टी, ये रहा। तो 3 बाय 4 मतलब 0.75 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमारे पास है, और वो भी कौन सी वेलोसिटी है? सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज स्लोप इज क्या बोल सकते हैं बेटा? स्लोप इज कांस्टेंट, इसलिए। और वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, हेंस नो फोर्स इज अप्लाइड। और फिर 4 सेकंड के बाद देखो तो ये स्ट्रेट हो जा रहा है, ये स्ट्रेट हो जा रहा है। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेट हो जा रहा है? देखो तो ये स्ट्रेट हो रहा है, उसका मतलब कि भैया उसकी पोजीशन कोई चेंज ही नहीं हो रही है, 3 का 3 ही रह रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो सी फॉर t greater than 4 second, object is at rest, so therefore force is equal to 0। बात हो गई खत्म। ओके, एक्चुअली सी नहीं है, ये बी भी नहीं है, ये उसके 3 पार्ट है। तो हम उसको इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, और इसको नंबर 3 दे देते हैं। हाँ, अब देखो तो बी पार्ट क्या है हमारा? इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 0। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब देखो t इज इक्वल टू 0 पे आप देख रहे हो, उससे पहले वो रेस्ट पे था, और उसके बाद वो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, और उसके बाद जस्ट इम्पल्स मतलब फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप देखोगे t इज इक्वल टू 0। अगर मैं 0.1 सेकंड की बात करूं तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और 0 से छोटे की बात करूं तो स्पीड 0 थी। तो देखो तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें b फाइंड करना है।
फॉर टी इज इक्वल टू 0 उसका u क्या है 0 है, बट उसकी v कितनी है 0.75 मीटर पर सेकंड। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू m v माइनस एम यू, m कॉमन निकाल लूंगा, v माइनस यू, m कितना है हमारा 4 के जी है, हाँ 4 के जी है, इंटू v कितना है 0.75 माइनस 0, तो आंसर आएगा 3। और इम्पल्स का ऐसा यूनिट केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड। और दूसरा पूछा है t इज इक्वल टू 4 के लिए, t इज इक्वल टू 4 के लिए पूछा है, t इज इक्वल टू 4 के लिए देखो तो बेटा, t इज इक्वल टू 4 के लिए हम ग्राफ चेक करते हैं, ये रहा t इज इक्वल टू 4, ये देखो तो। अब उससे पहले, जस्ट पहले मतलब वो उसका u कितना होगा 0.75 और उसके बाद 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जा रहा है तो उल्टा केस हो जाएगा, उसके लिए u कितना होगा 0.75 मीटर पर सेकंड और v हो जाएगा 0। तब उसमें इम्पल्स क्या लगेगा, सेम फॉर्मूला m ब्रैकेट में v माइनस यू, बट उस केस में m की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, v 0 है और u है 0.75, तो आंसर आएगा -3 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन रीड करिएगा बेटा। क्या दिया हुआ है, टू बॉडीज ऑफ मास इज 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मेरी ड्राइंग काफी बेकार है इसलिए थोड़ा सा पार्डन। ये 10 kg और ये 20 kg, आप लोग पेंसिल स्केल से बनाना, दोनों को स्ट्रिंग से ज्वाइंट किया हुआ are tied to the ends of a light string. Horizontal force F is equal to 1600 Newton. Horizontal force मतलब ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन is applied to A, मतलब ये मेरा A है, ये मेरा B है, A में 600 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो टेंशन कहाँ पे लगेगा बेटा, टेंशन लगेगा इस साइड, और दूसरी बार कहाँ पे B में, मतलब सेकंड केस, ये फर्स्ट केस में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड केस में कहाँ पे अप्लाई करेंगे 600 न्यूटन इस साइड अप्लाई करेंगे, तो टेंशन कहाँ पे लगेगा, अपोजिट लगेगा। दोनों केस में क्या टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा, तो फर्स्ट केस में इफ फोर्स इज इक्वल टू 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए, तो जिस साइड फोर्स लगा रहे हैं बराबर है, टेंशन अपोजिट साइड, ब्लॉक का मूवमेंट एक्सेलरेशन इस साइड होगा। सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन इस साइड, सेकंड केस में एक्सेलरेशन कौन सी साइड होगा, इस साइड होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, दोनों केस में एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास दोनों है, कौन सा है 10 प्लस 20, याद आ रहा है बेटा, याद आ रहा है, a इज इक्वल टू 600/30 मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद किया हमने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो देयरफॉर अब चेक करो, फॉर फर्स्ट केस 600, 600 ज्यादा या t ज्यादा, 600 ज्यादा बिकॉज मूवमेंट इस साइड है, माइनस t इज इक्वल टू m1a, m1a मतलब किस पे लगा रहे हैं 10 kg पे लगा रहे हैं, तो 600 माइनस t इज इक्वल टू m1 है 10 और a है 20, माइनस t उस साइड आएगा, 600 माइनस 200 इज इक्वल टू t, तो देयरफॉर t की वैल्यू कितनी हो गई 400 न्यूटन। दूसरा, if F is equal to 600 Newton is applied to B, अब B को अप्लाई कर रहे हैं, B को अप्लाई कर रहे हैं मतलब देखो 600 माइनस टी, बट अब M1 की जगह पे M2A आएगा, एक्सेलरेशन तो फिक्स रहेगा क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ कनेक्टेड है इसलिए, तो 600 माइनस टी, M2 है आपका 20 और A भी है 20, तो 600 माइनस 400 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 न्यूटन। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two masses 8 kg and 12 kg are connected to the two ends of a light inextensible string that goes over frictionless pulley. ओके, डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो, बराबर है। अब ये पुली है हमारे पास, यहाँ से एक, और ये उसकी स्ट्रिंग, ठीक है। मैं रफ बना रहा हूँ, आप अच्छे से बनाना। ये 8 kg और ये 12 kg, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज, मतलब अभी पकड़ के बैठे थे रिलीज, तो देखो ये 8 kg और ये 12 kg है, कौन नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा ऊपर, बराबर है। कितना क्लियर हुआ, इसका मास 8g नीचे लगेगा, इसको मैं सपोज m1 मान लेता हूँ, तो ये m1 इंटू जी नीचे लगेगा, इसको मैं m2 मान लेता हूँ, तो इसका भी m2 इंटू जी नीचे लगेगा।
इसका एक्सेलरेशन नीचे, इसका एक्शन, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। बात हो गई क्लियर। इसका टेंशन कहाँ पे लगेगा, इस साइड, इसका भी टेंशन कहाँ पे लगेगा, इस साइड। क्यों, टेंशन हमेशा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगता है। ओके डन। सबसे पहले फॉर ब्लॉक M1 की बात करते हैं। ब्लॉक M1 देखो तो बेटा, ब्लॉक M1 ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज्यादा होगा या M1G ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा। T माइनस M1G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, M1A। ओके इसको मैं क्या दे देता हूँ, देयरफॉर T इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, M1G प्लस M1A, नंबर 1। अब बात करते हैं बेटा ब्लॉक M2 की। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है, जो आगे पढ़ा है वही पढ़ना है। ब्लॉक M2 देखो कहाँ पे जा रहा है, नीचे, तो कौन ज्यादा होगा, M2G माइनस T ऊपर जा रहा है, इसलिए इज इक्वल टू M2 है, क्योंकि जो ब्लॉक पे अप्लाई करें वही हम लेंगे। एक्सेलरेशन नो डाउट पूरे इसका रहेगा, हमें एक्सेलरेशन से लेना देना ही नहीं है। ओके तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला आप वो नहीं लगा सकते, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कहाँ पे दिया हुआ, यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये डायरेक्ट एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते। माइनस टी इधर जाएगा तो देयरफॉर T इज इक्वल टू, और M2 इधर आएगा तो M2G माइनस M2A, नंबर 2 हो गया। कितना क्लियर हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप चेक कर सकते हो, दोनों टी टी है तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा, M1G प्लस M1A इज इक्वल टू M2G माइनस M2A। अब आपके पास G भी है, आपके पास M1 है, आपके पास M2 है, सिर्फ A निकालना है, निकाल सकते हो। ओके निकाल लोगे बेटा पक्का। यहाँ पे M1 की जगह पे 8 डाल दो, G की जगह 10, M1 की जगह पे 8 डाल दो प्लस A इंटू ए, M2 की जगह 12 इंटू 10 माइनस 12 इंटू ए, कैलकुलेट करोगे, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ए का आंसर आएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पुट इन 1 या 2 कहीं पे भी पुट कर दो, तो टी की वैल्यू आपको पता है क्या आ जाएगी, M1G प्लस M1A। M1 हमारा कितना था, 8 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 2, 8 इंटू 10 80 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 96 न्यूटन। बात होगी खत्म। इसलिए हमने सबसे पहले ये सारे कर लिए थे जाके आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, फिर लास्ट लास्ट में आए तो आप इजीली सॉल्व कर सको। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट वाव इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेबोरेटरी उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहां पे वो रेस्ट पे। शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे पड़ा है, बराबर है। अगर वो बम्बार्ड हुआ तो दो पार्ट में टूटेगा, तो ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, दोनों कहाँ पे जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, वो हमें फाइंड करना है। ओके क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया बेटा इतना सबको। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं, लेट M1 एंड M2 बी द व्हाट masses ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब जो टूटेंगे, एंड V1 V2 बी देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। ओके पक्का। नाउ according to law of conservation, according to conservation of momentum, law of conservation of momentum, लॉ आएगा, क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बराबर है। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m1u1 प्लस m2u2, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2। u1 और u2 दोनों जीरो, बिकॉज न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब आप v2 फाइंड कर लो, तो देयरफॉर m2v2 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस m1v1 हो जाएगा, एंड देयरफॉर v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस m1v1 अपॉन m2।
तो देख लो, नेगेटिव साइन वही इंडिकेट करे कि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जो v1 की वेलोसिटी होगी उससे ऑपोजिट v2 की वेलोसिटी होगी। ये हमने ऑलरेडी किया है, बट सिंस एक्सरसाइज में इसलिए करवा दूंगा ना, बोलो अगर आप तो कुछ नहीं करवाते हो, इट्स नॉट दैट डन। आगे बढ़े। ओके, देखो तो 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg moving in opposite direction with a speed of 6 meter per second collide and rebound with the same speed. What is the impulse? बिलियर्ड बॉल्स पता है ना, पूल या स्नूकर खेला हो तो, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों क्या होंगे, कलाइड होंगे। ये क्या है, बिफोर कलीजन, ये है ड्यूरिंग कलीजन, और ये है आफ्टर कलीजन। ठीक है, ऐसा होगा। और क्या बोला, कलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ दिस डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट है, स्पीड सेम है, बट रिबाउंड हो रहे हैं विद द सेम स्पीड, मतलब सेम स्पीड से वो वापस जा रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, इंपल्स फाइंड करना है। ओके, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बिफोर कलीजन। ओके, क्लियर हो गया। क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, कितना आ जाएगा 0.3 kg मीटर पर सेकंड। फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कहाँ से इतने सारे फॉर्मूलाज, तो बेटा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला की लिस्ट बनानी पड़ेगी, डेरिवेशन के लिए अलग से बुक बनानी पड़ेगी, फॉर्मूला के लिए अलग से बनानी पड़ेगी। मैं आपको 2 मिनट आपका लूंगा और बता दूं। अगर आप लोगों को फिजिक्स इजीली समझना है तो आपको 3 बुक्स बनानी पड़ेंगी, एक जो क्लास नोट्स होंगी वो, दूसरी 50 पेजेस की, 100 पेजेस की, वो ओनली फॉर्मूला बुक। ओनली फॉर्मूला बुक मतलब हर एक चैप्टर का उसमें फॉर्मूलाज लिखने, दो तीन पेज होंगे ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलाज के, ओनली फॉर्मूला, समझ रहे हो, और कुछ नहीं लिखना है। मान लो मोमेंटम, मोमेंटम p इज इक्वल टू m, दैट्स इट, ऐसा यूनिट बाजू में लिखना, लिख सकते हो। तीसरी बुक होगी डेरिवेशन, ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप चाहे गुजरात बोर्ड पकड़ लो, सीबीएसई पकड़ लो, डेरिवेशंस आते ही है, और डेरिवेशन रिलेटेड ही थियरी आती है, और उसके रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर डेरिवेशंस आएंगे तो आपको फॉर्मूलाज तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे, तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो आप कैसे पढ़ोगे, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको देख देख के आपकी क्लास नोट में लिखोगे। दूसरी एक बुक बना, उस बुक में क्या करो, आपने जो पढ़ लिया, एक बार लिखा, एक बार आप देखो वीडियो देखते हो, उसको आप लिखते हो, 2 बार देखा, मतलब आपको 50% जितना तो याद रह ही जाएगा, बराबर है। इसमें तो आप उल्लू क्या बोल सकते हैं, अक्ल आपकी थोड़ी कम तो है नहीं, सब लोगों को भगवान ने इक्वल अक्ल दी हुई है, ठीक है। उसको आप क्या करो फिर, उसको आप अच्छे से अपनी डेरिवेशन वाली बुक में लिख लो। वो डेरिवेशन क्या करो, बिना देखे लिखने की ट्राई करो, कहीं पे अटक रहे हो तो देख लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही साथ फॉर्मूला लिस्ट बना दीजिए, और तीसरी बार क्या करो, फॉर्मूला लिस्ट में लिख लो, कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। फिर देखो आप फिजिक्स पढ़ने में जो मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। ठीक है बेटा, बहुत मतलब बहुत मजा आएगी, ये मेरा ऐसा मानना है। फिर आपकी जो मर्जी हो वो आप कर सकते हो। फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा, 0.05, और मूव विद द सेम स्पीड, बट कौन से डायरेक्शन में बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो क्या दिया हुआ है, कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। रिबाउंड मतलब जो अगर इनिशियल मोमेंटम इस साइड था तो फाइनल मोमेंटम इस साइड चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -0.3 kg मीटर पर सेकंड। Therefore, impulse is equal to what? Rate of change of momentum. Final momentum minus initial momentum. -0.3 कितना आएगा, -0.6 kg मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है बेटा, दैट impulse are opposite in direction। क्लियर हो गया बेटा, ओके। A shell of mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो क्या बोल रहा है, गन पकड़ लो
ऐसे, ठीक है ना, वो ऐसा होता है ना, वो यहाँ से फिर वो उसका विल होता है, विल होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये गन पकड़ लो आप। मेरी क्या ड्राइंग बहुत ही वीआईपी है इसलिए बोल रहा हूँ। ये गन पकड़ लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे ट्रिगर होता है, अगर आप यहाँ से बाहर निकालोगे, दैट इज सेल ऑफ मास 0.020 kg बाहर फेंकोगे, ओके, फायर्ड बाय गन ऑफ मास, ये 100 kg की है, और ये जो शेल बाहर निकलेगा वो 0.0, इसकी स्पीड कितनी है? 80 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन? इसकी स्पीड कितनी हमें नहीं पता। समझ रहे हो? क्वेश्चन क्लियर हो गया? पक्का? क्योंकि अगर आप फायर करोगे तो कोई भी गन होगी वो पीछे रिबाउंड, रिकॉइल तो होगी, रिबाउंड नहीं बोलते उसको, रिकॉइल बोलते हैं। सो लेट वी बी द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो आपको पता है रिकॉइल स्पीड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, माइनस v इज इक्वल टू माइनस एम वी बाय कैपिटल एम। सब कुछ गिवन है, माइनस एम कितना होगा 0.02, वी कितनी होगी 80 अपॉन 100, ये इसको कैंसिल कर देते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 0.016 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से वो वापिस आएगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स क्या कर दिया है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स velocity of gun is opposite to velocity of shell। बराबर है? क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े? पक्का? चलो नेक्स्ट। A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted by the ball? Okay. ये लो, देख लो, ठीक है। बॉल यहाँ पे आ रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री। जितनी वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी है विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी, बराबर है। तो हमें अभी क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द इंपल्स? इंपल्स इज नॉट फाइनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है हमें, इन शॉर्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले तो क्या फाइंड करेंगे? इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा? आपको भी ये पता है, इनिशियल मोमेंटम इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। फाइनल मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, बराबर है। पहला होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, आप सिर्फ एम यू कॉस थीटा पकड़ लो, कितना होगा? डायरेक्शन ये साइड होगा, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में जा रहा है, देख लो, तो क्या हो जाएगा एम यू कॉस थीटा, बराबर है। एम कितना है? 0 पॉइंट, मास ऑफ द बैट, मास ऑफ द बॉल गिवन है 0.15। अब यू आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, तो 15 मीटर पर सेकंड, तो इंटू 15 हो जाएगा cos 22.5 डिग्री। होल अपन तो कुछ नहीं है, cos 22.5 डिग्री आपको पता है कितना होता है? cos 22.5 डिग्री होता है 0.9239, तो 0.15 इंटू 15 इंटू 0.9239, बराबर है। और इसका फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा 2.08 किलोग्राम पर मीटर। ओके, मोमेंटम का फॉर्मूला तो वही था, मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, फाइनल मोमेंटम क्या होगा?
फाइनल मोमेंटम देखो ये इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा। आप बोलोगे सर उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्यों आप नहीं ले रहे हो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हो, तो हमने देखा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका, mu cos थीटा, वापिस वही पूरे का पूरा 2.08 kg मीटर पर सेकंड, बट डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हो गया, पक्का, डन, श्योर, किसी को भी कुछ डाउट है बेटा, नहीं है ना। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हम क्या करेंगे, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था 2.08 माइनस इनिशियल मोमेंट 2.08, बट फाइनल मोमेंटम है ना माइनस 2.08 माइनस इनिशियल मोमेंटम 2.08। क्यों माइनस लिया पता चला बेटा, ये बिकॉज ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका आंसर आएगा 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दैट इज, यही आपका क्या हो जाएगा, इम्पल्स। मतलब इम्पल्स अगर आप लिख सकते हो तो सीधा 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। दैट्स इट, बात होगी खत्म। कितना सिंपल बेटा, है कि नहीं, है कि नहीं वो तो बोल लो, हाँ जी ना जी। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, डन। 21st क्वेश्चन, a stone of mass 0.25 kg is tied to the end of a string is whirled in a circle of radius 1.5 meter with the speed horizontal plane. Horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension? ऐसे घुमाना है, वर्टिकल सर्कल में नहीं घुमाना बेटा, ऐसे घुमाना है। क्लियर हो गया। हमारे पास मास कितना गिवन है, देखो तो बेटा 0.25 kg गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 1.5 मीटर गिवन है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो पर सेकंड हमने कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड बाय 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब 2/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर। तो आपको पता है कि भैया, तो जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमाते हो तो आपको क्या लगता है, ये आपके पास स्प्रिंग है, तो टेंशन हमेशा इधर लगेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहाँ पे लगेगा, सेंट्रीपिटल टेंशन हमेशा कहाँ पे लगेगा, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और टेंशन इस साइड, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की साइड लगेगा, इनसाइड द सेंटर। क्लियर हो गया बेटा, पता है ना, हमेशा आप ऐसे घुमा रहे हो तो टेंशन ऑलवेज अवे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, और कुछ तो लगेगा नहीं, सेंटर पे घुमाना है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एम आर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो टेंशन एम है 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4, आर है 1.5 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर मतलब आप क्या लिख सकते हो 3.14 का स्क्वायर, और एफ स्क्वायर क्या लिख सकते हो 2/3 का स्क्वायर। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। सब कुछ मुझे कैलकुलेशन करके बताओगे तो आंसर कितना आएगा 6.6 न्यूटन। ओके, अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोला कि अगर वो मैक्सिमम 200 न्यूटन वो पकड़ सकता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एफ गिवन था, उससे हमने टी फाइंड किया, यहाँ पे टी गिवन है, हम उससे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो उसका सेकंड पार्ट, टी मैक्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन। टी मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, टी मैक्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट हमें यहाँ पे ओमेगा नहीं फाइंड करना है, इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वो भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा वेलोसिटी डालोगे तो टेंशन उससे ज़्यादा हो जाएगा, और उतना तो वो विथस्टैंड भी नहीं कर सकता। तो 200 इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 0.25, रेडियस है 1.5 इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, 1.5 ऊपर जाएगा और 0.25 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन नहीं है ये वी है।
ये v स्क्वायर मैक्सिमम है, v स्क्वायर मैक्सिमम। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो v स्क्वायर मैक्सिमम आपका आएगा 1200। तो देयरफॉर v मैक्स आपका निकलेगा अंडर रूट 1200, दैट इज 34.6 मीटर पर सेकंड। कितना सिंपल था देखो, है कि नहीं? खत्म हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ इन क्वेश्चन 21 जो हमने सॉल्व किया, द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, मतलब वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम थी 34.6 थी, उससे ज्यादा बढ़ा दी। एंड द स्प्रिंग ब्रेक सडनली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंगली करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टोन। मतलब देखो ये घूम रहा है और सडनली स्प्रिंग टूट गई, तो यहां से वो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसे होगी, इसकी ट्रैजेक्टरी कैसे होगी? सबसे पहले द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ निकलेगा। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, और तीसरा द स्टोन फ्लाइज ऑफ एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द स्पीड। तो आपको पता है कि इस मोमेंट पे बात करते हैं, सपोज ये हमारा स्ट्रिंग नहीं टूटा है, तो ये उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द टेंजेंशियल। तो जो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, तो क्या होगा, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट। ओके, क्यों? रीजन इज द वेलोसिटी is tangential at each point of circular motion. Okay, at the time spring breaks, रीजन नहीं पूछा बट फिर भी लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता चले। अगर स्प्रिंग टूट जाती है तो क्या होगा, द पार्टिकल continues to move in the tangential direction according to Newton's फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। बराबर है, क्लियर हो गया? डन। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन व्हाई। आंसर थियरी क्वेश्चन है। अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस बिकॉज ऑफ लो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। बी, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम द सीट व्हेन स्पीडिंग अप। स्पीड हो रहा है, थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप्स है, तो अगर बस चल रही है तो आप आगे आ जाते हो। क्यों? अगेन ड्यू टू inertia they try to be in the motion, but as bus stops they are thrown forward. तीसरा, it is easier to pull a lawn mover than to push it. pull मतलब ऐसे खींचना, धक्का देना बेटर है, खींचना बेटर है? पुल, पुश। पुल मतलब समझ रहे हो, खींचना, धक्का देना। इट इज because during pulling effective weight is reduced. And तीसरा, a cricketer moves his hand backward while catching. क्यों? It will have more time for force and hence it may not hurt the cricketer. मैंने शॉर्ट में लिखवा है, आप अपने हिसाब से फाइंड आउट करके लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा। सो फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 खत्म हो रहा है। ओके, सो मैं आज आपको होमवर्क भी दूंगा, ये लिख लीजिएगा, उसके बाद होमवर्क भी मिलेगा।
और ट्राई टू कंप्लीट इट आउट ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, मैंने जैसे आपको बताया ऐसे पढ़ाई करिएगा, आपका ही भला होगा। बाकी नहीं पढ़ाई करनी तो इट्स ओके। बाय, टेक केयर।